नमस्कार सभी को। आप सभी का कक्षा 10 यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लिख देता हूँ, कक्षा 10 विज्ञान की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसको पीवाईक्यू आजकल बहुत चर्चे में चल रहा है, ये वही है। इसमें मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपको पता है 70 में से 20 जो हैं वो आते हैं। ओएमआर सीट मिलती है, ओएमआर पे आप सभी को ये मार्क करना होता है 20। देखो एक एवरेज बच्चा 7-8 सवाल तो कर ही लेता है, बट मसला ये नहीं है 20 में से 8 सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सामने 1-2 सवाल आए, उनके आंसर वो कर पाते हैं तो उनको लगता है कि मैं कर सकता हूं या मैं कर लूंगा, लेकिन 7-8 तो कॉमन होते हैं सबके लिए। जो अच्छा बच्चा है वो ज्यादा से ज्यादा 13 से 14 सवाल कर पाएगा, लेकिन 20 में से 20 करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो भी उन सवालों की प्रैक्टिस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से जानते हैं। ये वो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जिनके परीक्षाओं में आने की प्रायिकता बहुत ज्यादा होती है। और इस क्लास में मैं आपको सेम 800 सन 2024 वाला विज्ञान का पेपर आपका लेके आया हूं। विज्ञान का जो कोड होता है वो 931 आपको भरना होता है बोर्ड एग्जाम में। अदरवाइज इस पर्टिकुलर पेपर का जो कोड है वो 824 आईजे है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग पेपर बढ़ते हैं, तो ये 824 आईजे है। और आज मैं मेरा जो टारगेट है वो, मैं कह नहीं रहा हूँ कि 60 सवाल मैं करा ही दूंगा, वो मेरे मूड के ऊपर है, पर मेरा टारगेट जो है वो 60 सवाल आज कराने का है। 60 बाई 60 मैं कर लूँ तो बड़ी अच्छी बात है। 60 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, सारे बहुविकल्पी ही होंगे, ठीक है, एक एक नंबर वाले सवाल। और देखो ये आपको वीडियो देखने से फायदा क्या है, एक तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल बहुविकल्पी सवाल मैं करा रहा हूं, आपके 2 नंबर या 4 नंबर के भी सवाल या प्रश्न आप ये वीडियो देखने के बाद शायद बना सकते हो। कुछ ऐसे 1 नंबर के सवाल हैं जिसमें रिवीजन के तौर पे इतनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं, और एक सवाल अगर मैं डिस्कस करूंगा तो उससे आप 3-4 और अलग अलग सवाल भी लगा सकते हो उससे संबंधित, ठीक है। अगर नहीं विश्वास है तो देख लो किस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। चलो सवाल नंबर 1 से देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला ही सवाल दर्पण से आया। उसने पूछा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अब मैं अगर तुम्हें सिंपली इसका आंसर करके चला जाऊं तो बात अलग है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो एक तो उत्तल दर्पण मैंने बना रखा है। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु, ये ओ डैश वस्तु है, इसको चाहे तुम यहां रख दो, यहां रख दो, थोड़ा और पीछे रख दो, कहीं भी रख दो, हमेशा जो प्रतिबिंब है वो पी और एफ यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है हमेशा। और इसको जैसे तुम आगे करोगे ये प्रतिबिंब भी थोड़ा आगे चला जाएगा, पीछे करोगे प्रतिबिंब भी थोड़ा पीछे आ जाएगा, लेकिन कभी भी पी और एफ से बाहर नहीं जाएगा। और ये बना कैसे है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गई है, परावर्तित होकर ऐसे चली गई है, एक सी से गई है जो भाई मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी तो फोकस से होते हुए ऐसे परावर्तित हो जाएगी, जो सी से जाएगी वो सी से परावर्तित हो जाएगी। इसमें क्या है कि परावर्तित किरणें आगे की तरफ तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो पीछे मिलाया गया है। यानी कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, दिखने को कैसा है, दिख रहा है सीधा है, और वस्तु से छोटा भी आपको दिख रहा है। तो उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है, वो आपको याद रखना है, और सदैव आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, इस तरह से बनता है। तो तुम देख रहे हो, अगर अब एक सवाल आ जाए 4 नंबर में कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की का सचित्र वर्णन कीजिए, तो देख रहे हो ये चित्र बनाना है आपको, कैसे बनाया वो लिख देना है, और ये उसके परिणाम है, ये लिख दोगे तो 4 मार्क्स भी आपके यहां से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप रिवीजन भी आपका हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो प्रिपरेशन हो जाएगी वो तो अलग से हो ही रही है। तो इसमें देखो कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कहां बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा पी और एफ के बीच बनता है, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कई बार ये ऑप्शंस बदल जाते हैं, वो पूछता है आभासी वास्तविक, तो आपको याद रखना है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। तो आई होप अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और समय की चिंता मत करो, जब पढ़ोगे मन लगेगा पढ़ाई में तो आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ सकते हो। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं 60 के 60 सवाल आज करा दूं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं, तो वह कौन सा, मतलब कहां से कहां भी उनका गमन होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे बना दिया है, ये एक बैरियर है, ऊपर का माध्यम सघन है, नीचे का माध्यम विरल है। प्रकाश की किरण सघन से आई, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली सघन से जब विरल में, विरले में जाती है जहां पे जगह ज्यादा होती है कणों के बीच में, तो वो थोड़ा दूर हट जाती है, फैल जाती है, तो ये अभिलंब से दूर होते हुए जाएगी। देखोगे अभिलंब से ये क्या हो गई, दूर होती हुई चली गई। सघन से विरल में, इसका उल्टा, विरल से सघन में जाती तो अभिलंब के पास आ जाती। तो इसमें देखो कि ये कंडीशन है कि अभिलंब से दूर हटेगी, तो कौन सा होगा, सघन से विरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर और ऑप्शंस की चर्चा करें तो ऑप्शन नंबर बी तो सीधे दिख रहा है गलत है, विरल से सघन हो ही नहीं सकता।
और कम अपूर्णांक वाले माध्यम से अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम में, मतलब कि कम अपूर्णांक यानी कि ये हो गया सघन माध्यम, अधिक अपूर्णांक सॉरी ये विरल माध्यम, और अधिक अपूर्णांक यानी कि सघन माध्यम। ये भी एक तरह से घुमा के कह रहा है विरल से सघन, तो ये भी नहीं होगा। और पारदर्शी से अपारदर्शी, पारदर्शी होगा तो वो थोड़ा सा सघन होगा, और अपारदर्शी होगा तो एक तरह से सॉरी पारदर्शी होगा तो विरल होगा, और अपारदर्शी होगा तो जरूर पारदर्शी वाले से थोड़ा सघन होगा। तो ये भी वही कहानी है, तो ये भी नहीं होगा। और वैसे भी अगर एग्जाम में आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया तो आप टिक करके आगे बढ़ लो, आपको पास समय नहीं होता, पर थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। हालांकि यहाँ पे मैं ज्यादा फिगर विगर नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा दिमाग लगा रहा हूँ कि फोकस दूरी यानी कि f बराबर उसने दे दिया 15 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु यानी कि u इसने दे दिया -30 सेंटीमीटर। अब मुझे ये पता है कि f अगर 15 है तो r कितना होगा, r बराबर 2f होता है, या f बराबर r/2 होता है, वहां से r बराबर 2f लिख सकते हो। तो r बराबर 2 इंटू 15 यानी कि r बराबर हो गया 30, यानी कि वक्रता त्रिज्या इसकी हो गई 30, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो c है वो कितनी दूरी पे होगा, 30 पे, यानी कहीं ना कहीं 30 सेंटीमीटर अगर वस्तु दूरी पे रखी है तो वो कहाँ पे रखी है, c पे रखी है, और c पे रखते हैं तो c पे ही बनता है। और कैसा बनता है, और बराबर बनता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो एक बार जरा देख लो, ये 15 सेंटीमीटर 15 गलत हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक सही है, और वस्तु के आकार का बनेगा, अच्छा ये भी सही है, उल्टा तो बनता ही है, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा तो बनता ही है। अब ये मैटर बस इतना है कि ये कह रहा है वास्तविक, वास्तविक ये भी सही है। हालांकि अंतर क्या है, ये कह रहा है वस्तु की ओर, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है वस्तु के दूसरी ओर। तो कभी भी जब लेंस बनाते हो आप और जब वस्तु रखते हो, प्रतिबिंब हमेशा ऑपोजिट साइड, दूसरी साइड बनता है। तो 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के जिधर वस्तु रखी है उसके दूसरी साइड, दूसरी ओर कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु के आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ये सब सवाल आई थिंक इतने आसान तो नहीं है जितने तुम्हें लग रहे हैं। बायोलॉजी के सवाल रटे रटाए आ जाएंगे, केमिस्ट्री में भी कुछ, पर फिजिक्स में थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए, खुला हुआ है बिल्कुल दरबार, आप कुछ भी पूछिए, कुछ भी बात करिए, कमेंट में आप लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहे जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। देखो थोड़ा ध्यान देना, इसमें मैं कई सारे सवाल यहीं पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, कई सारे अच्छे चीजों का आंसर तुमको यहाँ पे दूंगा। ये मैंने एक यहाँ पर एक प्रिज्म बना लिया है, ये मैंने क्या बना लिया है, एक प्रिज्म बना लिया है। श्वेत प्रकाश की किरण आई, इस वाले तल से परावर्तन सॉरी उनका अपवर्तन हुआ, तो ये किरणें थोड़ी थोड़ी झुक गई, सबकी सब। जो श्वेत प्रकाश में ढेर सारी किरणें होती है ना, सफेद प्रकाश में तो ढेर सारी किरणें होती हैं, तो वो झुक गई, और फिर इस वाले तल से भी इनका अपवर्तन हुआ, तो ये और झुक गई, और कुछ इस तरह से ये बाहर निकल गई। अब तुम्हें पता है कि प्रिज्म से जब किरणें बाहर निकलती हैं, श्वेत प्रकाश बाहर निकलता है, तो इसके 7 रंग दिखाई देते हैं। कौन कौन से, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, है ना, जिसको इंग्लिश में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड बोलते हैं। विबग्योर ये क्रम होता है उनका, ये तुमको विबग्योर VIBGYOR विबग्योर ये आपको याद रखना है, ये क्रम होता है, या हिंदी में वैनी आह पिनाला करके बच्चे याद रखते हैं, मेरे ख्याल से ये याद रखो, विबग्योर VIBGYOR ये प्रकाश के तरंगों का रंग होता है। तो प्रिज्म का ये आधार है, इस आधार से सबसे दूर कौन है, तो रेड कलर है, लाल कलर है, सबसे दूर। कह रहा है प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है तो लाल होता है। चौथे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अगर वही सवाल पूछ दे कि इस आधार के सबके समीपस्थ, सबके सबसे नजदीक, सबसे पास में कौन सा रंग होता है, तब जवाब आपका आएगा बैंगनी, वॉयलेट, नीला, सॉरी नीला नहीं, बैंगनी, वॉयलेट। ठीक है, ये आधार के सबसे पास होता है। अगर इसी में दूरस्थ ना लिख के समीपस्थ लिख दे या पास वाला लिख दे तो जवाब क्या दोगे, बैंगनी दे दोगे। और साथ में याद रखना, ये जो विबग्योर है, अगर तरंग दैर्ध्य इनकी देखी जाए, इनका लैम्डा, तरंग दैर्ध्य को किससे दिखाते हो, लैम्डा से। अगर इसका क्रम देखा जाए बेटा, याद रखना विबग्योर में हमेशा बैंगनी का, वॉयलेट का सबसे कम होता है, उससे ज्यादा होता है इंडिगो का, उससे ज्यादा होता है ब्लू का, सबसे ज्यादा होता है रेड का। यानी कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा का जो क्रम है वो कुछ इस तरह से है कि रेड का सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ऑरेंज, उससे सबसे कम बैंगनी का। तरंग दैर्ध्य अगर पूछे तो यहां से, और देखो तरंग दैर्ध्य का ठीक उल्टा होता है विचलन, मतलब कि तरंग दैर्ध्य जिसकी सबसे कम उसका विचलन सबसे ज्यादा, तरंग दैर्ध्य जिसकी सबसे ज्यादा उसका विचलन सबसे कम। यानी कि रेड कलर सबसे कम विचलित होगा और वॉयलेट कलर, इंडिगो कलर और ब्लू कलर सबसे ज्यादा विचलित होंगे। तो विचलन
का ये क्रम होता है, वॉलेट का सबसे ज्यादा, रेड का सबसे कम, और तरंग दैर्ध्य का रेड का सबसे ज्यादा और वॉलेट का सबसे कम। ठीक है, देखो तरंग दैर्ध्य को याद करने का एक ट्रिक भी तुम्हें बता देता हूं। तुम देखोगे सिग्नल वगैरह पे अक्सर करके रेड कलर वगैरह लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो दूर तक दिखाई देता है। दूर तक दिखाई क्यों देता है? क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य, उसका लैम्डा ज्यादा होता है। तो यानी कि लाल कलर दूर दूर से दिखाई दे जाता है, बहुत लंबी दूरी तक दिखाई दे जाता है, तो उसका लैम्डा, उसका तरंग दैर्ध्य, उसकी लंबाई जो है वो ज्यादा होती है। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि तरंग दैर्ध्य तो रेड की ज्यादा और वॉलेट की सबसे कम, और विचलन फिर उसी का उल्टा हो जाएगा, वॉलेट का सबसे ज्यादा और रेड का सबसे कम। यहां से तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको यहां से मिल जाएंगे। लाइक जरूर कर देना अगर भूल रहे हो तो, वीडियो में मजा आता है, लगता है कि कुछ बेहतर पढ़ रहे हैं, लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? देखो एम्पियर सेकेंड अगर आपको याद नहीं है तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं, ये क्या कह रहा है, एम्पियर और सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर अगर आपको याद हो, एम्पियर तो ये धारा का मात्रक होता है, और सेकेंड समय का मात्रक होता है, समय का। धारा मतलब आई से, धारा मतलब आई से, और समय मतलब टी से। और तुमको शायद याद हो तो Q बराबर आई इंटू टी तुमको पढ़ाया गया है। यानी कि Q क्या है यहाँ पर? आवेश है। Q क्या है यहाँ पर? आवेश है। तो यानी कि ये जो एम्पियर सेकेंड है वो किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। और याद रखो आवेश का एक और मात्रक होता है कूलाम। आवेश का एक और मात्रक होता है कूलाम। तो कभी पूछे कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का, और एम्पियर सेकेंड भी किसका मात्रक है, तो आप कहोगे आवेश का। और मैंने कैसे निकाला एक बार और रिवाइज करा देता हूं। एम्पियर सेकेंड मैंने लिखा, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का, और सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। धारा गुणे समय, धारा गुणे समय क्या होता है? आवेश होता है। तो ये मात्रक किसका हो जाएगा? आवेश का। ठीक है, देखा पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इतना तो मतलब कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइक कर देना और शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, लोगों को बोलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम किसी का करोगे तो तुम्हारा भी फायदा होगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है एक सेल से R1 R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यानी कि ये R1 और R2 दो प्रतिरोधों के दो तार आपस में मैंने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2, यानी कि इसमें R1 में I1 और R2 में I2 धारा बह रही है, प्रति सेकंड उत्पन्न उष्माएं, और इसमें जो उष्मा उत्पन्न हो रही है वो H1, और R2 में जो उष्मा उत्पन्न हो रही है अगर वो H2 हो, तो कह रहा उष्माओं का अनुपात है। कह रहा उष्माओं का अनुपात है। अब उष्मा, अभी तो हाल ही मैंने, जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़ रहे थे स्कूल में, तो उनको तो पता होगा कि जो ऊष्मा है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, मैंने आपको खूब पढ़ाया है। तो अगर मैं पहले वाले प्रतिरोध के लिए H1 लिखूं तो मैं लिखूंगा आई स्क्वायर R1, और देखो ये प्रति सेकेंड कह रहा है, प्रति सेकेंड, यानी टी की जगह पे तो एक हो गया, और H2 बराबर मैं लिखूंगा ये I1 स्क्वायर हो जाएगा, I2 स्क्वायर इंटू R2 इंटू 1 हो जाएगा। और ये कह रहा है इनका उष्माओं का अनुपात, तो H1 बाई H2 क्या होगा वो बताना है, H1 बाई H2 क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखो इसमें थोड़ा सा अगर देखें तो H1 बाई H2 बराबर हम लिख सकते हैं I1 स्क्वायर R1 बटे I2 स्क्वायर R2, बट वो तो हमारे ऑप्शंस में है ही नहीं। तो यहां से जरा सा सोच के देखो कि अगर ये दोनों समांतर हैं, इनको एक बैटरी से तुमने जोड़ा है, ये दोनों समांतर हैं और इनको एक बैटरी से तुमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर जोड़ा है, तो इस R1 का भी विभवांतर भी होगा और R2 का भी विभवांतर क्या होगा? भी होगा। यानी कि अगर मैं V1 लिखूं, V बराबर आई आर ओम्स लॉ लगाऊं, तो V1 बराबर I1 इंटू R1 लिखूंगा, और V2 बराबर क्या लिखूंगा? I2 इंटू R2 लिखूंगा। लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों का विभवांतर यहाँ से दोनों इसी बैटरी से जुड़े हैं और समांतर क्रम में भी सेम होता है, तो V1 बराबर V2 बराबर होगा V के, बराबर होगा किसके? V के। यानी कि मैं कह सकता हूं कि V1 यानी कि I1 R1 बराबर होगा I2 R2 के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से मैं I1 बटे I2 निकालूं, इधर आके I1 बटे I2 निकालूं, I1 बटे I2, तो बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? R2 बटे R1, R2 बटे R1। तो यहां से I1 बाई I2, I1 बाई I2 हटा के मैं चाहूं तो R2 बाई R1 लिख सकता हूं। तो मैं लिख भी दूंगा H1 बटे H2 बराबर यहाँ पे I1 बाई I2, I1 बाई I2 बराबर क्या है? R2 बाई R1। तो मैं लिख दूंगा R2 का स्क्वायर बटे
R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया था, R1 बटे R2 तो पहले से था, तो ये मैं ऐसे लिख दूंगा। यहाँ से एक R1 से एक R1 कट जाएगा, एक R2 से एक R2 कट जाएगा, तो H1 बटे H2 बराबर R2 बटे R1 यहाँ से आ जाएगा। तो H1 बटे H2 बराबर R2 बटे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तुमने देखा कि यहाँ पे हीट का ये फॉर्मूला तुम्हारा रिवाइज हो गया, हीट का फॉर्मूला रिवाइज हो गया, साथ में ये फिगर कैसे बना के कैसे आपको लॉजिक डेवलप करना है, कैसे आपको सोचना है, वो भी मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें इतनी चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। ये वीडियो करके जाओगे ना एग्जाम में, तुम्हें 20 में 20 तो कोई नहीं रोक पाएगा बहुविकल्पी में, और बल्कि आपके जो सब्जेक्टिव आने वाले हैं 2 नंबर 4 नंबर के सवाल, उनमें भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अगर किसी को याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक तो टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। एक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। लेकिन देखो आमतौर पे बच्चों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला तो याद होता है, लेकिन जब इस तरह के मात्रक आ जाते हैं तो बच्चे का दिमाग काम नहीं करता है। इसके लिए बच्चों को याद रखना चाहिए भाई, चुंबकीय क्षेत्र वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ोगे, तो उसमें एक फॉर्मूला ये F बराबर IBL साइन थीटा ये पढ़ाया जाएगा। तुमको ये मात्रक रटने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को रटो, ये तुम्हें बहुत कुछ दे देगा, ये फॉर्मूला खुद ही तुम्हें बहुत कुछ दे देगा। कैसे, F बराबर क्या पढ़ाया मैंने, IBL साइन थीटा, F बराबर IBL साइन थीटा। ये तुमने पढ़ा होगा कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें L लंबाई की कोई छड़ रखी जाती है ना, तो उस पर लगने वाला जो बल है उसका मान कितना होता है, F बराबर IBL साइन थीटा होता है। तो यहां से हमें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक चाहिए, वो B होता है, तो मैं B बराबर क्या लिख सकता हूं, F बटे IL साइन थीटा, तो मैंने लिख दिया B बराबर F बटे I इंटू एल साइन थीटा। और मुझे पता है बल का मात्रक होता है न्यूटन, बटे का मतलब होता है प्रति, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, गुणे का मतलब होता है डैश, और लंबाई का मात्रक ये साइन थीटा, एल साइन थीटा पूरा लंबाई है तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। यहां से मात्रक निकल गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो यहां पे मैं ढूंढूंगा न्यूटन पर एम्पियर डैश मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां से मैं निकालूंगा। और मुझे एक और फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब चुंबकीय क्षेत्र आपको पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहला फॉर्मूला बेसिक, जो ये तो थोड़ा डिटेल हो गया, बेसिक पढ़ाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र बराबर फाई बाई ए, फाई बाई ए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी से दिखाते हैं, बी बराबर फाई बाई ए, फ्लक्स अपॉन फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ये चुंबकीय फ्लक्स है फाई, फ्लक्स पर यूनिट एरिया वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी बी बराबर फाई बाई ए ये पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र का बेसिक फॉर्मूला है, बी बराबर फाई बाई ए। तो यहां से भी मैं चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक निकाल सकता हूं। फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर, बटे को लिखूंगा प्रति, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एक मात्रक हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां से। और इन सब कहानियों का एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, टेस्ला ने, तो एक मात्रक डायरेक्टली क्या हो जाता है, टेस्ला। तो 3 मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और F बराबर IBL साइन थीटा से ये वाला मात्रक निकल जाएगा, B बराबर फाई बाई ए से ये वाला मात्रक निकल जाएगा, और टेस्ला तो तुम्हें याद ही रखना है। हालांकि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया। ठीक है, देख रहे हो कितना डिटेल में जा रहे हैं। तो 7 सवाल ये थे आपके फिजिक्स से। अब उपभाग 2 आ गया, यानी कि अब हम चलेंगे केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री के सवाल आने शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं फटाक से। कह रहा है मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। मेथेन क्या होता है भाई, CH4 होता है। ये मेथेन का फॉर्मूला, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। और कार्बन की संयोजकता 4 हाइड्रोजन की 1, तो कार्बन से ये 4 हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं। डायरेक्टली आप देख लो तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेथेन में अंतिम में एन आ रहा है जो कि सिंगल बॉन्ड को प्रदर्शित करता है, तो इसमें डबल बॉन्ड है तो ये होगा ही नहीं आंसर, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये होगा ही नहीं आंसर। और चूंकि मेथेन में शुरू में मेथ आ रहा है जो कि एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें 2 कार्बन, तो ये भी नहीं होगा। तो तुक्के में भी कोई बच्चा उल्टा सीधा भी सोच के, अलग तरीके से सोच के भी दिमाग लगाएगा तो ऑप्शन नंबर बी वो लगा पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, सजातीय श्रेणी, सजातीय नहीं, समजातीय लिखा हुआ है। समजातीय मतलब समान जाति के, समजातीय मतलब समान जाति के, यानी कि अगर एल्केन है
अगर एल्केन है तो सभी एल्केन होने चाहिए, अगर एल्कीन है तो सभी एल्कीन होनी चाहिए, अगर एल्कोहल है तो सभी एल्कोहल होने चाहिए। तो उस तरह के जो यौगिक होते हैं या श्रेणी होती है वो सब एल्केन है तो समझाती हैं, सब एल्कीन है तो समझाती हैं, सब एल्कोहल है तो समझाती है। तो इसमें से समझाती श्रेणी तुम्हें ढूंढना है। तो अगर तुम ध्यान दो तो CH4 ये हो गया मीथेन, ये क्या है, ये है मीथेन। और C2H4 की अगर बात करें तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास, H H H H। लेकिन देखो कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हो रही तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एथीन, यानी कि ये एल्केन है, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, तो दोनों अलग अलग हैं, समझाती नहीं होंगे। ऐसे ही अगर हम CH4 और C2H6 की बात करें, CH4 तो आपको पता ही है कि मेथेन एन है, C2H6 बनाओ तो 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, यानी कि इसका नाम हो जाएगा एथेन, इसका नाम हो जाएगा एथेन। यानी कि ये मेथेन है, ये एथेन है, दोनों एल्केन है, आखिरी में एन आ रहा है, तो ये समझ आती है श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से आपको ढूंढना है, समझाती श्रेणी क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये देखो यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है, यहाँ पे अल्कोहल नहीं है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है। और ऐसे ही अगर इनको भी ड्रॉ करोगे तो ये भी एल्केन या एल्कीन या एल्काइन अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन नंबर बी हमने देख लिया, मेथेन और एथेन है, दोनों एल्केन की श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए समझ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? लेड मतलब कि Pb तो आएगा ही, और नाइट्रेट है तो NO3 तो आएगा ही, और लेड +2 में तो PbNO3 होल ट्वाइस, देखो यहाँ पे लिख भी दिया PbNO3 होल ट्वाइस, ये जो है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। याद कर लो, रिमेंबर रखो, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, NO2 दे दिया, यहाँ पे NO2 होल ट्वाइस, यहाँ पे NO3 होल ट्वाइस। तो NO3 अगर दिमाग में रहेगा नाइट्रेट आखिरी में तो आप बना पाओगे। PbNO3 होल ट्वाइस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखो, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 होल ट्वाइस, और इसका रंग जो है वो सफेद रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। देखो शुद्ध जल की अगर बात करें, पानी की बात करें, तो पानी, पहले तो पीएच की बात करते हैं ना। पीएच देखो, पीएच तो 7 जो है, पीएच मान की अगर हम बात करें 7 जो है ये उदासीन होता है। ये क्या होता है बेटा? उदासीन होता है। 7 से अगर कम है, मतलब कि 6, 5, 4, अगर 7 से कम है तो अम्ल होता है, वो अम्लीय होता है। और 7 से अगर ज्यादा है, 8, 9, 10, 11, 12 ज्यादा है तो ये क्षार होता है, यानी कि क्षारीय होता है। समझ गए कि नहीं? तो अगर कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान है, तो शुद्ध जल तो उदासीन होता है ना भाई। अम्ल मतलब खट्टा, क्षार मतलब कि स्वाद वगैरह कुछ होता है, उदासीन होता है ना, पानी तो उदासीन होता है। तो पीएच पानी का कितना होगा? एग्जैक्टली 7 होगा। पानी का पीएच एग्जैक्टली कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि 0 होगा तो एसिडिक, 0 से ज्यादा होगा तो बेसिक, तो 7 हो जाएगा। एंटीमोनी क्या है? एंटीमनी जो है ये एक उपधातु है। एंटीमनी के बारे में आप पढ़ लेना, एंटी पीरियोडिक टेबल जब पढ़ना, केमिस्ट्री का सवाल है ना ये, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ना, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाया जाएगा आपको, है ना, पीरियोडिक टेबल वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें एक सीरीज होती, एक वर्ग होता है, उधर की तरफ आने वाले लोग उपधातु होते हैं। तो ये एंटीमोनी कुल मिला के याद रखो पॉपुलर एलिमेंट है, पॉपुलर तत्व है, एक उपधातु है। ठीक है, मिश्र धातु नहीं है, अधातु नहीं है, ये एक उपधातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 13 पे कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इस रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। तो एक बात सोचो, देखो ये सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के मतलब प्रेजेंस में ये अभिक्रिया कराई गई है। हालांकि H2O अगर निकल गया है तो यहाँ से देखो ना, यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H निकल गया, और इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया? पानी। तो यहाँ पे क्या बच गया? CH3COO बच गया, CH3COO बच गया, और यहाँ से C2H5 बच गया, तो C2H5 बच गया। ये एक साथ मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे, जो इसका OH निकला था और इसका H निकला था। ठीक है, ये दोनों मिलकर के इन्होंने तो पानी बना ही लिया है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये खाली स्थान में वो ये वाला भरा जाएगा, यानी कि CH3
COO C2H5 ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चालाकी से अभिक्रिया को पूरा कर लिया करो। देखो ये टूटेगा CH3COO माइनस और H प्लस में, और ये C2H5 प्लस और OH माइनस में टूटता है, तो OH माइनस और H प्लस मिलकर पानी और बाकी की बच गई है, तो ये कंपाउंड बनेगा। अब उपभाग 3 में चलते हैं। नेक्स्ट आपके बायोलॉजी के सवाल आने शुरू हो गए। तो ये बायोलॉजी का सवाल आना शुरू हो गया 14वां से। कह रहा कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्लूकोज है कि एटीपी है कि पाइरूवेट है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा जो है वो एटीपी है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटीपी का देखो फुल फॉर्म, इसके बारे में कुछ तुम्हें डिटेल बता देता हूं जो आगे शायद काम आएगा, और बहुत सारी चीजों में बहुत सारी भी चीजें सीखने को मिलेंगी। यहाँ देखो एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा का परिवहन करने वाला एक अणु है। एटीपी ऊर्जा का परिवहन करने वाला एक अणु है एटीपी, ठीक है। और इसका निर्माण, एटीपी का जो निर्माण है, ये जो ऊर्जा मुद्रा है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, ये जो एटीपी है इसका जो निर्माण है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ऊर्जा का पावर हाउस, कोशिका का नहीं, ये ऊर्जा का, इसीलिए इसको ऊर्जा का पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। हालांकि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा अगर पूछे कौन है तो एटीपी है, वो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ऊर्जा का परिवहन करने वाला एक अणु है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को, अच्छा सवाल है ये। और याद रखना जो एटीपी है वो ऊर्जा का परिवहन करने वाला अणु है, और ये कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ऊर्जा होती है। तो आप कह सकते हो कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी इसीलिए कहा जाता है। कई बार सवाल उससे भी संबंधित आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं 15वें सवाल पे। कह रहा पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव मेरे ख्याल से पित्ताशय द्वारा होता है। एक सेकंड देख के बताता हूं। चलो अच्छा हुआ देख लिया। देखो पित्त रस का स्राव होता है, यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़ा ठीक से ऑब्जर्व करना है। इस सवाल को बहुत सारे लोग गलत करके भी आ सकते हैं। ये कह रहा है पित्त रस का स्राव द्वारा मतलब पित्ताशय द्वारा होता है कि यकृत द्वारा होता है कि अग्नाशय द्वारा होता है कि आमाशय द्वारा, कौन करता है पित्त रस का स्राव? तो याद रखो दिमाग में, पित्त रस का जो स्राव है वो यकृत करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पूछे पित्त रस का स्राव कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो यकृत द्वारा होता है। और पित्त रस कहां पर इकट्ठा होता है, कभी पूछे कि पित्त रस कहां पर जमा होता है, ठीक है, इकट्ठा कहां पे होता है, तो आप कहोगे वो पित्ताशय में होता है। पित्त रस का जो स्राव है किस में होता है, इकट्ठा किस में होता है वो, ठीक है, तो वो पित्ताशय में होता है। लेकिन निर्माण कहां होता है, तो उसका जवाब हमेशा होगा यकृत द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो यकृत के द्वारा होता है। हालांकि वो जमा कहां पे होता है, स्टोर कहां पे होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पराग कोष में होते हैं, सबको पता है पराग कण होते हैं। ये पराग कोष मेरे ख्याल से नर जननांग होता है, तो पराग कोष के अंदर पराग कण होते हैं। ये सब मादा से संबंधित हैं। और बाह्य दल तो ये फूल में बाह्य दल जो होता है उसकी बचाव के लिए बाहरी सुरक्षा जो होती है हरे रंग की, उसको बाह्य दल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 पे, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित, पत्तियों के ऊपर ही, जैसे कोई पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर ही कलियां विकसित होती हैं। ये कौन सा इसमें से पौधा है, पुदीना है कि आलू है कि ब्रायोफिल है कि इनमें से कोई नहीं, तो ब्रायोफिलम में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एक शॉर्ट वीडियो है मेरे चैनल पे, कभी देखना ढूंढना, उसमें ब्रायोफिलम का चित्र भी मैंने दिखाया है। ब्रायोफिलम में कैसे कलियां विकसित होती हैं, वो ब्रायोफिलम के पत्तियों के ऊपर कैसे कलियां विकसित होती हैं आपको दिख भी जाएगा। तो सही जवाब है आपका ब्रायोफिलम में, एक पौधा है ये भी, ठीक है, तो ब्रायोफिलम में। नेक्स्ट, एक लिंगी फूल का उदाहरण पपीता है। पपीते का जो फूल है वो एक लिंगी फूल का उदाहरण है। कहने का मतलब यह है कि या तो नर जननांग होगा या फिर इसके पास मादा जननांग होगा। तो ये एक ऐसा फूल है, एक लिंगी, एक ही लिंग होगा, या तो इसके फूल में नर जननांग होगा या फिर इसके फूल में मादा जननांग होगा। तो पपीते का जो फूल है वो एक लिंगी फूल का बेस्ट एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। गुलाब का फूल एक लिंगी नहीं है, आम और सरसों का ये भी एक लिंगी
नहीं है, ठीक है, एक लिंगी नहीं है। एक फूल के अंदर ही नर और मादा दोनों होते हैं, वो दोनों अपना निषेचन करके फिर अपना बीज वगैरह बना के और वो डेवलप हो जाते हैं, फल वगैरह बन जाते हैं। लेकिन पपीते में ऐसा नहीं है। तो अगर नर है तो केवल उसमें सारे फूल नर होंगे, मादा है तो सारे मादा ही होंगे, एक लिंगी होता है, ठीक है। इसलिए दो दो पेड़ लोग लगाते हैं पपीतों वगैरह के कि अगर दोनों, एक नर है एक मादा है, तो निषेचन करके वो उनमें फल अच्छे आएंगे, ठीक है। एक लगाओगे तो शायद उसके फल देने की चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। चलो, तो ये पपीते का फूल। चलो, कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से देखो, बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी ये आप अगर ढंग से पढ़ोगे तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री से आसान है। मेरे को तो टफ लगता है। आपको कौन सा इजी लगता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से, कमेंट करके आप बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120/80, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। 120 हाई और 80 लो वाला। 120/80, 120/80 जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 20, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्नलिखित में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला देखना जरा ध्यान से, जैसे घास है और गेहूं है, दोनों हरी चीजें हो गई ना। घास गेहूं पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। घास बकरी, हाँ, घास को कौन खाता है? बकरी खाती है। बकरी और मानव, और बकरी को कौन खा जाता है? मानव खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी एक ऑप्शन हो सकता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। हाँ, बकरी गाय, क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? नहीं, तो ये गलत है। घास मछली बकरी ये भी एक दूसरे पर नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल एक परफेक्ट आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास घास को खाती है बकरी, बकरी को हम लोग खा जाते हैं, मानव खा जाता है। तो ये एक आहार श्रृंखला बन गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। 20 सवाल मैंने करा दिए हैं। चलिए फटाफट से 20 सवाल और करते हैं। मेरा टारगेट तो वैसे 60 का था, देखता हूं 60 करा पाता हूं कि नहीं। 20 कर लिए तो 20 और कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो अगले 20 सवाल पे और फोकस करते हैं। ये देखो नया पेपर में, अगला पेपर 824 तो है ये, पर वो आई जे था, ये आई के सीरीज है, ठीक है। 2024 का ही है, विज्ञान का पेपर है, ठीक है। और इसके भी 20 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसको कर लेते हैं फटाफट बिना टाइम खराब किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका जो पहला सवाल आएगा, वो भी देखिए फिजिक्स का है। फिर भाग 1 जो है वो फिजिक्स का है। और फिजिक्स में इस बार जो सवाल पूछा है वो थोड़ा दर्पण से ही है, लेकिन अवतल का है। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ध्रुव मतलब पोल और फोकस मतलब फोकस, इसके बीच स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनता है। कैसा बनता है? सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा, सीधा आभासी बड़ा, सीधा वास्तविक छोटा। तो देखो इसका जवाब तो अभी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कहता हूं कि अवतल दर्पण में टोटल 6 केसेस बनते हैं। 1 to 6 6 केसेस बनते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण, जो ये आपका ये है ना अवतल दर्पण, इसके सामने वस्तु अनंत पे पहले रखी जाती है, फिर अनंत और सी के बीच में दर्पण के पास लाई जाती है, फिर सी पर रख दी जाती है, फिर सी और एफ के बीच में रखी जाती है, फिर फोकस पर रख दी जाती है, फिर लास्ट में एफ और पी के बीच में रखी जाती है। तो 6 केसेस में प्रतिबिंब की स्थितियां मैं आपको ट्रिक के साथ यहाँ पे याद करा दूंगा। अभी की अभी देखो 6 तो कंडीशन यहाँ पे लिख दी है, जो मैंने यहाँ पे बताई वही वाली यहाँ पे लिख दी है। अब प्रतिबिंब, ये तो वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है, और ये प्रतिबिंब है, इमेज है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देखना। तुम्हें क्या करना है ना, प्रतिबिंब बनाने के लिए जहां जहां इनफाइनाइट है उसको फोकस में कन्वर्ट कर देना है, जहां जहां फोकस है उसको इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर देना है। और सी को बिल्कुल भी बदलना मत। सी आगे भी सी पीछे भी सी, पर अनंत है तो फोकस, फोकस है तो अनंत। बदलो जरा, देखो वस्तु अनंत पे है तो फोकस में कन्वर्ट कर दो। कहां बनेगा चित्र? फोकस पर। अनंत और सी के बीच में है तो कहां बनेगा? अनंत को तुम्हें बदलना है फोकस में, सी को नहीं बदलना है, तो एफ और सी के बीच बनेगा। अगर सी पे है तो सी पे ही बनेगा, बदलना ही नहीं सी को। सी और एफ के बीच में है तो सी और अनंत के बीच में बनेगा। एफ को इनफाइनाइट कर देना है। एफ पे है तो मैंने कहा ना एफ को इनफाइनाइट, तो कहां बनेगा? अनंत पे। और एफ और पी के बीच में है तो लास्ट वाला केस है दर्पण के पीछे बनेगा, याद रखना। और सबसे मजेदार बात तुम्हें बताऊं, शुरू के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की डिटेल में चर्चा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू के 5 में तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना। शुरू के 5 में वास्तविक और उल्टा बनता है। शुरू के 2 में छोटा बनता है, बिंदु आकार का, थोड़ा मतलब ज्यादा छोटा फिर छोटा। तीसरे में जब सी पे आ जाते हैं तो प्रतिबिंब बराबर हो जाता है, और जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे बढ़ेगा। जब सी से आगे वाले में जाते हो तो बड़ा बनता है, फिर फोकस पे रखते हो तो बहुत बड़ा बनता है, और आखिरी वाला तो खैर केस ही स्पेशल है, उसमें आभासी एक तो बन जाएगा और सीधा बन जाएगा और बड़ा ही बनता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यानी कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस पी और एफ, यानी कि लास्ट केस है, के बीच में रखे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? तो कहोगे आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो जरा देख लो, आभासी सीधा बड़ा, आभासी आभासी सीधा बड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये देखो, ये जो नेचर है, प्रतिबिंब का जो नेचर है वो कितना आसानी से याद होता है। शुरू के 5 केस में वास्तविक और उल्टा, आखिरी में आभासी और सीधा। शुरुआत छोटे से होती है, फिर थोड़ा सा बड़ा, मतलब छोटा ही बनेगा, फिर सी पे बराबर, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, इस तरह से ये आप इसमें से कोई भी सवाल आप पूछ ले, वो पी और एफ के बीच में ना रखे, इन 6 में से कहीं भी रख दे, तो इस वाले ट्रिक से जो मैंने तुम्हें बताया, तुम हर एक सवाल का जवाब दे सकते हो। ये एक सवाल में मैंने 6 सवाल का आंसर आपको करा दिया। ठीक है, लाइक करके जो है शेयर कर दो, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो भाई। इस वीडियो में क्या कमी है वो बताओ, क्यों नहीं पढ़ रहे हो वो बताओ, मेरी गलती है कोई तो वो बताओ, तुम्हें कुछ और पूछना है तो वो बताओ, लेकिन शेयर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो ये थोड़ा सा धुंधला है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जहां से मैंने पेपर डाउनलोड किया ना, तो वहां पे पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं मिली इस बार, तो ये इसलिए ऐसा थोड़ा सा आया। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कोई बात नहीं। कह रहा दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो दूर दृष्टि दोष में आपको पता होगा कि पास की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं। तो पास की चीजें यानी कि रेटिना पे नहीं बन रही हैं, पास की चीजों को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पास की चीजों का जो वो रेटिना पे नहीं बन रही है उनको रेटिना पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जब आप आई वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, आंख वाला, फिजिक्स में ही लास्ट में है, तो उसमें सब ये सब आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, दूरदृष्टिकोण उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु, यानी कि u का मान दिया हुआ है 0.2 मीटर, रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। आवर्धन m होता है जो कि v/u के बराबर होता है, जो कि दिया हुआ है 0.5। आभासी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, तो अच्छा आभासी है, तो आवर्धन जो है वो 0.5 दिया हुआ है। यहां से चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, v बराबर 0.5 u लिख सकते हो, लिख ही सकते हो। तो कह रहा है कि वह लेंस होगा, वह लेंस है, कौन सा लेंस है इनमें से, अवतल है, उत्तल है, कितने मीटर फोकस दूरी वाला है वो निकालना है। तो तुम्हें तो पता ही है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये लगाते हैं किसमें, लेंस में। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, v की जगह पे 0.5 इंटू u माइनस 1/u लिख देंगे। इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू, हम चाहें तो दशमलव हटा के 10, 5 करने 5 दूनी 2/u हो गया, तो 2/u माइनस 1/u भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल्स टू 2 में से 1 गया, 1/u उल्टा कर दो, तो f बराबर आ गया u, यानी कि f बराबर u आ गया। तो f बराबर u का मान कितना दिया हुआ, u हमेशा निगेटिव होता है ना, माइनस 0.2 मीटर, तो माइनस 0.2 मीटर ये आ गया f। अगर ये f आया है तो निगेटिव है, तो पक्का है ये अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की ही फोकस दूरी निगेटिव होती है और उसका जो वैल्यू है वो 0.2 मीटर है। तो देख लो 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस वाले सवाल को, अब मैंने कहा ना हलवा सवाल तो बहुत सारे बच्चे बना ही लेते हैं, लेकिन 20 में से 20 करना है तो मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये आवर्धन का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर ये साथ में आपको 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u लेंस का जो सूत्र है वो पता होना चाहिए। साथ में ये साइन कन्वेंशन के साथ रखे जाते हैं, तो आपको साइन कन्वेंशन की अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या रखना है, तब जाके ये आवर्धन वाले सवाल अक्सर कंफ्यूज करते हैं, ये आवर्धन वाला, तब जाके आप सही सवाल मतलब सही जवाब आप इस प्रश्न का दे पाओगे। ठीक है, तो एक बार को अच्छे से आवर्धन, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आवर्धन के सवाल आप ठीक से पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब है और वास्तविक प्रतिबिंब है, तो कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, कहाँ रखेंगे, कब प्लस में रखेंगे कब माइनस में रखेंगे, और ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। ठीक है, फिलहाल तो मैंने ये सवाल एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज और भी सवाल आएंगे तो आपको प्रैक्टिस मांगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जुड़ जाओ मेरे साथ। हो सकता है और भी सवाल आवर्धन से आए तो मैं खुद ही धीरे 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 करके चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई किरण का रंग होता है। ये तो मैं तुम्हें दे रहा हूं अभी के अभी होमवर्क, कमेंट भर दो, मेरा कमेंट बॉक्स में जाओ और आंसर्स करो, आंसर्स करो भैया, इसमें से ABCD में से कौन सा सही है,
कौन सा सही है आंसर करना, क्योंकि ये सवाल मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको करा चुका हूं। चलिए मैं अगले सवाल पे चलता हूं। कह रहा R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। हालांकि इसमें R इक्विवेलेंट का मान रखना है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर इन दोनों को जोड़ दो तो R1 R2 इनका एलसीएम हो जाएगा, R2 प्लस R1 ऊपर आ जाएगा, उल्टा कर दो तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हो। ढूंढ लो इसमें से कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ये मैंने अभी ऑफलाइन जब मैं स्कूल के अंदर पढ़ा रहा था, अभी मैंने बच्चों को पढ़ाया है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। वैद्युत सेल में, क्योंकि टंगस्टन का देखो, टंगस्टन का जो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो है इसका गलनांक है, ये गलता ही नहीं। गलनांक शायद मेरे ख्याल से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कुछ हाई मतलब जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं, ये जल्दी गलता नहीं है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट सवाल। वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है, सेल है, सेल क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। उसके अंदर, सेल के अंदर वो कुछ भरा होता है रसायन, केमिकल, और वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में वहां से प्रोड्यूस करता है, तो रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण ये करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सेकंड पार्ट आपका केमिस्ट्री का आ गया। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया, ये एक अभिक्रिया दी हुई है, में वाई है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो देख लो इसमें क्या 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 है। 2FeCl3 में 2FeCl2 यहाँ बन गया है। अच्छा, तो क्लोरीन कुल कितने हैं जरा देखना, 3 दूनी 6 हैं, और यहाँ पे 2 दूनी 4 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। क्लोरीन बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड है, आयरन भी बैलेंस्ड है। H2O यानी कि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, और इधर ऑक्सीजन और कहीं कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 4 ऑक्सीजन है। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, 2 ऑक्सीजन ये वाला ले लूंगा। इधर में एक सल्फर है, और कुछ नहीं। इधर में कहीं सल्फर दिख रहा है, कहीं सल्फर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एक सल्फर चाहिए, तो SO2 जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाई की जगह पे SO2 आएगा। SO2 अब एक बार बैलेंस कर लेना, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके बैलेंस होते दिखाई दे जाएंगे, तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस करने वाला में आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं और जितने नंबर हैं, मतलब 2 आयरन है, 3 आयरन है, 4 है, उतने ही राइट साइड में होने चाहिए। बस यही लॉजिक लगा के मैंने थोड़ा सा गुणागणित लगाया, तो मैंने ये सवाल बना दिया। 20 में 20 ऐसे ही नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले बता रहा हूँ। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, मतलब कि अम्लीय लवण है एसिडिक अम्लीय। अच्छा हाँ, देखो इसमें तुम्हें बताता हूं मैं अच्छी चीज। लवण जो है वो कैसे बनता है, अम्ल प्लस क्षार से मिलके बनता है। कैसे बनता है भाई, अम्ल और क्षार दोनों से मिलके बनता है। तो अम्लीय लवण जब कहेगा तो उस लवण में अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, और क्षारीय लवण जब कहेगा तो उस लवण में क्षार की मात्रा ज्यादा होगी। तो हाल फिलहाल में कौन सा अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण इसमें से देखो ये तो नहीं होगा। अच्छा हाँ, NaCl की अगर बात करूं, NaCl, तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस में ये टूटता है, ये दोनों बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, ये दोनों बिल्कुल उदासीन, ये अम्लीय नहीं होगा। ठीक है, और KCN भी नहीं होगा, ये क्षारीय होता है, ये तो मुझे याद है, ये क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अब Na2SO4 है और NaHSO4 है, इसमें से हमें चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड देख लेता हूं। Na2SO4 को अगर देखो तो ये भी उदासीन है, ये भी कैसा है, उदासीन है, इसमें भी अम्लीय नहीं है। इसमें ये जो है NaHSO4, ये NaHSO4 इसमें जो है अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। जब ये टूटेगा ना, Na प्लस और HSO4 माइनस या कुछ ऐसे करके ब्रेक होता है ये, तो उसमें जो एसिडिक वाला अम्लीय वाला मात्रा है वो इसमें ज्यादा होता है, तो इसलिए अम्ल और क्षार दोनों है इसमें, लेकिन अम्ल ज्यादा है, इसलिए ये एक अम्लीय लवण है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखो NaHSO4, NaHSO4 ये आपका एक अम्लीय लवण है, NaHSO4। या फिर कहीं आपको एक नए सवाल में Na
HCO3 मिल जाए, ठीक है। ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग अम्लीय लवण होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे 10वां कह रहा है मैट में मुख्यतः होता है। मैट क्या है? मैट के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लो कि यह निकिल सल्फाइड अयस्कों को गलाने से प्राप्त होता है। ये जो मैट है ये निकिल सल्फाइड अयस्क जो मिलते हैं उनको गलाने से ये प्राप्त होता है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो निकिल और तांबा होता है 15%, लोहा होता है 50% और बाकी बचा हुआ सल्फर होता है। तो मैट में मुख्यतः होता है, ठीक है। मुख्यतः क्या होता है? तो कॉपर और निकिल और सल्फर लोहा यही सब होता है। तो आप कहोगे कि कॉपर सल्फेट Cu2S और Fe आयरन सल्फेट FeS ये जो है इसके अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैट में मुख्यतः क्या होता है? तो Cu2S और FeS ये जो है ये मैट में मुख्य रूप से पाया जाता है। मैट क्या होता है? निकिल सल्फाइड अयस्कों को गलाने से प्राप्त होता है। इसके अंदर निकिल और तांबा 15%, लोहा 50% और बाकी बचा हुआ क्या होता है? सल्फर होता है। तो आपका जो है ये फेरस सल्फेट होता है, फेरिक नहीं होता है। Fe2S3 ये नहीं होता है, फेरिक नहीं होता है, फेरस होता है, याद रखना है FeS, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां में चलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। इसमें से भी इसको पूरा करना है। तो देखो पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ पे PCl5 तो है, PCl5 है और ठीक से अगर देखा जाए तो एक PCl3 एक Cl ये एक Cl ये, PCl5 यहाँ से बैलेंस हो गया। यानी इस साइड और को क्या क्या रहा होगा? CH3CO रहा होगा, CH3CO रहा होगा, एक O यहाँ पे और है तो एक O और रहा होगा, एक H रहा होगा, समझ गए? एक H रहा होगा इस साइड। तो PCl5 से अभिक्रिया करके ये तीन प्रोडक्ट बने होंगे। यानी क्या बचा? CH3COOH, 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 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी देख रहे हो ना, जिसमें क्षार और अम्ल दोनों से अभिक्रिया करने की क्षमता होती है। क्षार और अम्ल दोनों से अभिक्रिया करने की जिसमें क्षमता होती है, ऐसे लोगों को उभयधर्मी कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन उनके साथ जुड़ जाता है तो ऐसे लोगों को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? तो याद रखो, जिंक का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, टिन SN का ऑक्साइड और लेड PB का ऑक्साइड, ये सभी के सभी जो हैं ये सभी उभयधर्मी तत्व हैं और इनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड बनते हैं। तो देख लो, सोडियम नहीं होगा, Mg नहीं होगा, P नहीं, Al है तो Al2O3 जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। याद रखो, घुमा घुमा के उभयधर्मी ऑक्साइड के ऑप्शंस बदल देता है वो कई बार, परीक्षा में ये ऑप्शंस बदल देता है वो कई बार। वो क्या करता है? जिंक दे देगा, वो बेरिलियम दे देगा, वो एल्यूमिनियम नहीं देके टिन दे देगा, लेड दे देगा। याद रखो, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, टिन और लेड ये जो है ये उभयधर्मी तत्व होते हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है प्रोपेन मेथ एथ प्रोप, और यहाँ पे 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, C3H8। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 14 पे बायोलॉजी आ गया, बायोलॉजी आ गया। बायोलॉजी के सवाल देख लीजिए जल्दी से। कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन तो मुकुलन द्वारा होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, मुकुलन द्वारा होता है। ये अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। मुकुलन के बारे में पढ़ना, मुकुलन जो है, मुकुलन ये एक अलैंगिक प्रजनन होता है और हाइड्रा जो है वो एक अलैंगिक प्रजनन करता है। अलैंगिक प्रजनन उसमें जो है वो उसका प्रजनन जो है मुकुलन द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। देखो, पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है वो पूछ रहा है, तो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है पाइरूवेट का जो विखंडन है वो टूटता है। जब पाइरूवेट जब टूटता है तो क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कुछ ऊर्जा निकलती है। पाइरूवेट जब भी टूटता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, ये तीन चीजें निकलती हैं। और ये कहाँ पे टूटता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर टूटेगा पाइरूवेट तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, पानी देगा, साथ में क्या देगा? ऊर्जा भी देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। हालांकि पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आपका जवाब होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? वृक्क यानी कि किडनी। किडनी क्या करती है? उत्सर्जन करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल के बारे में जरूर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ोगे अभी। तो बायोलॉजी में देखो मेंडल के बारे में, मेंडल की जो प्रारंभिक शिक्षा वो गिरजाघर से शुरू हुई थी। ये एक गिरजाघर में, इसके पिता जो है ना वो एक किसान थे, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा इनके पास भी नहीं था, तो पढ़ने जाने के लिए भाई स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल में तो पैसा लगता है, ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती है। तो ये यहाँ से कहाँ से पढ़ के आए हैं? ये गिरजाघर में, शुरुआती दौर में ये गिरजाघरों में जाकर के वहाँ पे फ्री में पढ़ाई करके आते थे। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छी बात है कि देखो जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ के और इंग्लिश मीडियम और फलाना, तो उनके साथ कम चांसेस हैं कि वो समाज में बहुत ज़्यादा ग्रो करें। ठीक है, आज देखो मोदी जी किसी कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए नहीं है, मोदी जी की बात करें तो किसी कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। मेंडल जैसे लोग जो गिरजाघरों से पढ़ाई शुरू किए वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए। तो आप जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या थोड़े से गरीब परिवार से आते हैं, मेहनत से पढ़िए, शिक्षा दीक्षा और आपका जो सामाजिक अनुभव है वो आपको जीवन में बहुत आगे ले जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में। गर्भाशय में, याद रखो, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? ये गर्भाशय के अंदर जो है वो लूप को स्थापित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? देखो वर्तिकाग्र, जायांग, हाँ जायांग हो सकता है, जायांग ही सही है। ठीक है, जायांग ही सही। देखो पुंकेसर, पुंकेसर नर जननांग का, नर जननांग पुंकेसर और अंडाशय। देखो अंडाशय और वर्तिकाग्र तो बिल्कुल नहीं होगा। पुंकेसर जो है ये पुंकेसर जो है वो नर से संबंधित है, पर जननांग की बात करें तो जायांग, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जायांग जो है वो नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पर्यावरण मित्र मतलब पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण को मतलब मेंटेन करने की जो क्रिया है उसको पर्यावरण मित्र व्यवहार कहते हैं। तो इसमें से देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। अच्छी बात है, आप पर्यावरण मित्र हो, पॉलीथीन का यूज नहीं करते हो, तो आप पर्यावरण में सफाई में ध्यान दे रहे हो। अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने को बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, बिल्कुल सही बात है, ये भी पर्यावरण मित्र व्यवहार है। वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, वाह क्या बात है, वेरी गुड, ये भी एक परिवार मित्र व्यवहार है। हमारे यहाँ तो आजकल लोगों को जहाज चाहिए, लोग आते हैं कहते हैं अरे बस नहीं चलती है क्या, 2 किलोमीटर दूर से आना है और उन्हें बस से आना है, जहाज भी दे दो तो उनको कम पड़ जाएगा। ठीक है, पर्यावरण मित्र व्यवहार ये नहीं है। पैदल आओ, आराम से साइकिल से आओ, मस्त पढ़ाई पे ध्यान दो, बस और गाड़ी घोड़ा फैशन पे नहीं। तो ये कह रहा है वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल आना बिल्कुल पर्यावरण मित्र व्यवहार है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर इसमें मार के आना है। 40 क्वेश्चन मैंने करा दिए, टारगेट क्या रखा था मैंने 60 का, लेकिन मुझे पता था कि मैं 60 शायद ही करा पाऊँ, क्योंकि बहुत लंबी देर तक बैठना और फिर मुझे काम भी कुछ ना कुछ रहता है। वीडियो को शेयर जरूर करना भाई, देखो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, इतना कर दो तो फिर आपको हो सकता है कि मेरा मन थोड़ा कभी ज़्यादा, जब वीडियो ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुंचेगी तो ये जो 40 का आज मन है वो कल 60 का भी हो जाए। ठीक है, अभी के लिए इतने ही रखते हैं। 40 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, नेक्स्ट और वीडियोज आएंगी उसमें और भी अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, तो आपको बने रहना है, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, और एमसीक्यूज के 20 में 20 तो आपके पक्के हैं। ठीक है, चलिए तो अब इस क्लास को यहीं पे फिलहाल मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।